हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे MPS 3 इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट के दिसंबर 2025 के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। जून एग्जाम्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 1 हम इस वीडियो में कवर करेंगे और सेक्शन 2 नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन 1, व्हाट वाज गांधी जीज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमिक थिंकिंग इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इसका मतलब है कि गांधी जी का क्या थॉट्स थे, गांधी जी क्या सोचते थे हमारे इंडिया की इकोनॉमी के बारे में, वो हमें इस क्वेश्चन में बताना है। आपको स्टार्ट करना है इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रो है, महात्मा गांधी मेड अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमिक थॉट ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। जब इंडियन नेशनल मूवमेंट्स हो रहे थे तो उस टाइम में जो हमारे इंडिया की इकोनॉमी है उससे रिलेटेड क्या क्या व्यूज थे महात्मा गांधी के, और क्या जो भी उनके थॉट्स थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। His economic ideas were closely linked with morality, self-reliance and social justice. तो बेसिकली जो गांधी जी के जो व्यूज़ थे हमारे इंडियन इकोनॉमी के बारे में वो मोरालिटी से रिलेटेड थे, सेल्फ रिलायंस और सोशल जस्टिस पे बेस्ड थे। गांधी डिड नॉट फेवर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन बेस्ड ऑन वेस्टर्न मॉडल्स। तो गांधी जी जो थे वो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन को फेवर नहीं करते थे जैसे कि हमारे उस टाइम वेस्ट कंट्रीज में हो रहा था। वो एडवोकेट करते हैं, मतलब वो सजेस्ट करते हैं, वो इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि जो पावर्स है वो डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए और जो हमारा इंडिया है उसमें क्या होना चाहिए, विलेज बेस्ड इकोनॉमी होनी चाहिए जिससे हर एक पर्सन का पूरी तरीके से सोसाइटी का वेलफेयर हो सके। गांधीयन इकोनॉमिक फिलॉसफी। Gandhi's economic thinking was based on the principles of truth, non-violence and simplicity. तो गांधी का जो इकोनॉमी थिंकिंग है वो किन चीज़ों पे बेस्ड था, 3 प्रिंसिपल्स पे, ट्रुथ, नॉन वायलेंस और सिंप्लिसिटी पे। ठीक है। ही बिलीव्ड दैट इकोनॉमिक शुड सर्व ह्यूमैनिटी एंड प्रमोट मॉरल वैल्यूज। वो बिलीव करते थे कि अगर कोई भी कंट्री है तो उसका जो इकोनॉमी होना चाहिए वो ह्यूमैनिटी को सर्व करे और वो मॉरल वैल्यूज को भी प्रमोट करे सोसाइटी में। अकॉर्डिंग टू हिम इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुड नॉट क्रिएट इनइक्वालिटीज और एक्सप्लॉइट द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। उनके अकॉर्डिंग कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री का ऐसा होना चाहिए जिससे वहाँ के लोगों को, वहाँ के वीकर सेक्शन को एक्सप्लॉइट ना किया जाए। विलेज इकोनॉमी। अब इनका विलेज इकोनॉमी से क्या मतलब है वो देखेंगे हम। गांधी रिगार्डेड विलेज एज द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। जो गांधी जी हैं वो, मतलब जो गांधी जी थे, उन्होंने उनके अकॉर्डिंग जो विलेज है वो इंडियन इकोनॉमी का फाउंडेशन है, इंडियन इकोनॉमी की नींव है। कैसे है वो कहते हैं कि जो हमारा जो सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस है, अगर हम हमारे विलेज के एग्रीकल्चर को प्रमोट करें, कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करें, तो इनसे ही हमारे ऑल ओवर इंडिया में लोगों को सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। He believed that decentralization would prevent concentration of wealth and reduce poverty. वो बिलीव करते हैं कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है, जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, उससे पावर जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगी किसी एक के पास और पॉवर्टी भी रिड्यूस होगी। क्रिटिसिज्म ऑफ पुअर इंडस्ट्रियलाइजेशन। गांधी क्रिटिसाइज्ड लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन बिकॉज इट एनकरेज्ड एक्सप्लॉयटेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। जो गांधी जी है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन को क्रिटिसाइज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है वो एक्सप्लॉयटेशन को प्रमोट करते हैं, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है और पावर जो है वो, वेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है किसी एक ओनर के पास। ही फेवर्ड लेबर इंटेंसिव स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज दैट कुड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मिलियंस। अकॉर्डिंग टू हिम मशीन्स शुड असिस्ट ह्यूमन लेबर rather than replace it. इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो मशीन्स है वो ह्यूमन लेबर को असिस्ट करे, ना कि ह्यूमंस को ही रिप्लेस कर दे। ट्रस्टीशिप थ्योरी। गांधी proposed the concept of trusteeship according to which wealthy individuals should consider themselves trustees of society and use their wealth for the welfare of the people. अब इस ट्रस्टीशिप थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, गांधी जी कहते हैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, प्रपोज करते हैं जिसके अकॉर्डिंग जो वेल्दी पीपल होंगे, जो हमारी सोसाइटी के, हमारी कंट्री के जो वेल्थी इलाइट पीपल हैं, वो क्या करे, अपने आप को ट्रस्टीज की तरह समझे, सोसाइटी के ट्रस्टीज की तरह समझे और अपने खुद के पर्सनल वेल्थ को, जो भी उनके पास मनी है या जो भी रिसोर्सेज हैं, उनको वो लोगों के वेलफेयर के लिए भी यूज करे, सिर्फ अपने पास ही ना रखे दबा के।
सर्वोदया एंड वेलफेयर ऑफ ऑल. गांधीज आइडियल सोसाइटी वॉज बेस्ड ऑन सर्वोदया. सर्वोदया का क्या मतलब होता है? वेलफेयर ऑफ ऑल, है ना. गांधी का ये मेन आइडिया था सर्वोदया मतलब वेलफेयर ऑफ ऑल. इकोनॉमिक पॉलिसीज शुड बेनिफिट द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी. हिज फेमस प्रिंसिपल unto this last emphasized that the good of the individual lies in the good of the all. तो गांधी जी क्या कहते थे कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज होनी चाहिए वो पुअरेस्ट से पुअरेस्ट सेक्शन को भी बेनिफिट करना चाहिए. ठीक है, उनके अकॉर्डिंग था कि जब तक जो भी गुड है, जो भी अच्छी चीजें हैं वो सब सारे लोगों तक पहुंचनी चाहिए. इन्फ्लुएंस ऑन द नेशनल मूवमेंट. और इनके गांधी के इन थॉट्स का हमारे नेशनल मूवमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ा था, क्या इन्फ्लुएंस पड़ा था, वो देखते हैं. गांधीज इकोनॉमिक आइडियाज इंस्पायर्ड कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स सच एज प्रमोशन ऑफ खादी, विलेज इंडस्ट्रीज एंड रूरल डेवलपमेंट. तो गांधी जी के इन व्यूज से लोग इंस्पायर हुए, लीडर्स इंस्पायर हुए. और जब हमारे जो नेशनल मूवमेंट्स हो रहे थे तो उस टाइम में जो प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए गए, है ना, लोगों को समझाए गए या फैलाए गए, जो भी चीजें थी, जिन चीजों को प्रमोट किया गया, उन चीजों में था खादी को प्रमोट किया गया, है ना, विलेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया गया, रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट किया गया कि गांवों को डेवलप किया जाए, है ना. हिज एम्फेसाइज ऑन सेल्फ रिलायंस स्ट्रेंथन द एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल. जो उनका एम्फेसाइज था सेल्फ रिलायंस में, मतलब आत्मनिर्भर बनने पे जो उन्होंने बल दिया था, अपने थॉट्स दिए थे, तो उससे लोग इंस्पायर हुए और ब्रिटिशर्स को अपनी कंट्री से निकालने के लिए लोग और ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए उस चीज से. एंड इन्फ्लुएंस्ड लेटर डेवलपमेंट पॉलिसीज इन इंडिपेंडेंट इंडिया. और उसके बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो उसके बाद भी गांधी के इकोनॉमिक थॉट्स ने बहुत ज्यादा हमारे डेवलपमेंट पॉलिसीज को भी इन्फ्लुएंस किया है. कंक्लूजन. गांधीज इकोनॉमिक थॉट प्रोवाइडेड अ ह्यूमन एंड एथिकल ऑल्टरनेटिव टू कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट मॉडल्स. जो गांधी जी का जो इकोनॉमिक थॉट है वो एक बहुत ही एथिकल ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है किसी भी कंट्री के कैपिटलिस्ट और वहां के सोशलिस्ट मॉडल्स को. हिज एम्फेसाइज ऑन डिसेंट्रलाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड सोशल जस्टिस प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द इकोनॉमिक फिलॉसफी ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कंटिन्यूअस टू रिमेन रिलेवेंट इन कंटेम्परेरी डिबेट्स ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, analyze briefly the process of transformation of politics in India in the post 1967 phase. इसमें हमें बताना है कि जो 1967 के बाद का जो फेज है उस टाइम पे हमारे इंडिया में पॉलिटिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ है. इंट्रोडक्शन. द ईयर 1967 मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियन पॉलिटिक्स. जो 1967 ईयर है उसको एक टर्निंग पॉइंट की तरह मानते हैं हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में. Until then, the Congress Party enjoyed political dominance. और क्यों करते हैं, क्यों मानते हैं उसको टर्निंग पॉइंट? क्योंकि उस टाइम तक जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, उस टाइम से लेके 1967 तक सिर्फ कांग्रेस ही डोमिनेंट पार्टी रही थी इंडिया में. ठीक है, लेकिन 1967 में एक टर्निंग पॉइंट आया जहां पे जो मेजोरिटी जो पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, वो इलेक्शंस हार जाती है. अब उसके बारे में हम आगे देखेंगे कि कैसे ये सब चीजें होती है. द पोस्ट 1967 फेज विटनेस्ड सिग्निफिकेंट चेंजेस इन पार्टी पॉलिटिक्स, सोशल कॉम्पोजिशन एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस. जो 1967 के बाद का फेज था उसमें हमारे पार्टी पॉलिटिक्स में चेंज आता है, सोशल कॉम्पोजिशन में चेंज आता है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में चेंज आता है. डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस. अब कांग्रेस का डोमिनेंस का भी डिक्लाइन होने लग गया था, है ना, क्योंकि अभी तक जब हमारा कंट्री आजाद हुआ उस टाइम से लेके 1967 तक कांग्रेस पार्टी ही डोमिनेंट रही थी इंडिया में. ठीक है, इंडियन पॉलिटिक्स में. लेकिन इसके बाद 1967 के बाद ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस डिक्लाइन करने लग गई. ठीक है, उसका डोमिनेंस कम होने लग गया. द फोर्थ जनरल इलेक्शंस ऑफ 1967 वीकेंड कांग्रेस सुप्रीमेसी. जो फोर्थ जनरल इलेक्शंस थे 1967 ईयर में, वो कांग्रेस की सुप्रीमेसी को वीक करने लग गए. सेवरल स्टेट्स विटनेस्ड द फॉर्मेशन ऑफ नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स एंडिंग द वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम. कुछ स्टेट्स ने विटनेस किया कि कुछ नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स, मतलब कुछ और पार्टीज भी एमर्ज होने लग गई, जिससे कि जो वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम था, जो कांग्रेस का डोमिनेंस था, वो डिक्लाइन करने लग गया. राइज ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स. अब उसके बाद कोलिशन पॉलिटिक्स का राइज कैसे हुआ?
कोलिशन गवर्नमेंट emerged in many states and later at the national level. पहले तो कोलिशन गवर्नमेंट्स स्टेट्स में बनने लग गई है ना, उनका एमर्जेंस हुआ स्टेट से, उसके बाद वो धीरे धीरे नेशनल लेवल पे भी पहुंच गई. पॉलिटिकल अलायंस बिकम एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. जो पॉलिटिकल अलायंसेस थे वो एक इम्पॉर्टेंट फीचर बन गया हमारे इंडियन डेमोक्रेसी का, है ना. अलायंस मतलब जो जब दो पार्टीज या कुछ पार्टीज मिलके एक साथ जो गठबंधन बना के, कोलिजन बना के जो इलेक्शंस लड़ते हैं वो होता है ना, कोलिजन. कोलिजन पॉलिटिक्स इंक्रीज्ड द रोल ऑफ रीजनल एंड स्मॉलर पार्टीज. अब कोलिजन पॉलिटिक्स होने लग गया तो उसमें जो रीजनल पार्टीज या स्मॉलर पार्टीज थी उनका भी रोल इंपॉर्टेंट हो गया. एमर्जेंस ऑफ रीजनल पार्टीज. अब इसके बाद रीजनल पार्टीज भी एमर्ज करने लग गई. रीजनल पार्टीज सच एज द डीएमके, अकाली दल एंड तेलुगु देशम पार्टी गेंड प्रोमिनेंस. अब कुछ रीजनल पार्टीज भी एमर्ज हो गई इसके बाद धीरे धीरे. दीज पार्टीज रिप्रेजेंटेड रीजनल एस्पिरेशंस एंड स्ट्रेंथन फेडरलिज्म. इन पार्टियों ने अपना रीजनल, जो भी उनका रीजन था, जिस भी रीजन से वो बिलोंग कर रहे थे, वहाँ के एस्पिरेशंस, वहाँ के लोगों की नीड्स को प्रमोट किया, रिप्रेजेंट किया गवर्नमेंट के सामने, है ना. उनके व्यू, उनकी नीड्स के लिए, उनके डिमांड्स के लिए, जो भी उनकी ज़रूरतें थी, उनके हक के लिए उन्होंने बात की, उनको रिप्रेजेंट किया वहाँ के लोगों को, और फेडरलिज्म को प्रमोट किया, फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन किया इस तरीके से, है ना. पॉलिटिसाइजेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स. अब जो सोशल ग्रुप्स थे वो भी कैसे पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने लग गए उसको देखेंगे हम. द पोस्ट 1967 पीरियड विटनेस्ड द पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, scheduled caste, scheduled tribes and minorities. Identity based politics become an important feature of democratic participation. अब जो 1967 के बाद का पीरियड था उसमें क्या हुआ कि जो भी हमारे बैकवर्ड क्लासेस, जो ओबीसीज, एससी, एससीज, जो भी माइनॉरिटीज थी, है ना, माइनॉरिटी क्लासेस, सोशल ग्रुप्स थे हमारे, वो भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने लग गए. और आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स एक इंपॉर्टेंट फीचर बन गया हमारे इंडियन डेमोक्रेसी का. Centralization and emergency. During the 1970s, power became highly centralized under Indira Gandhi. अब 1970s के टाइम पे जो पावर थी वो दोबारा से इंदिरा गांधी के अंडर बहुत ही ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड हो गई, है ना. द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी. जब आपको पता ही है कि जब उन्होंने इमरजेंसी लगाया था इंदिरा गांधी ने 1975 से 1977 तक, तो वो सिविल लिबर्टीज, लोगों की लिबर्टी को भी उसमें छीन लिया गया था. डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेटिक बेसिक राइट्स, सब कुछ छीन लिए गए थे लोगों से, है ना. हाउएवर द डिफीट ऑफ कांग्रेस इन 1977 डेमोन्स्ट्रेटेड द रेजिलियंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. लेकिन जैसे भी 1977 में जब कांग्रेस हारी, है ना, तो वहां पे ये दिखता है हमें कि कैसे हमारा इंडियन डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेटिक कंट्री है, कि लोगों ने, अगर लोगों को उनकी गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, उनको अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने उस गवर्नमेंट को हटा दिया. राइज ऑफ कास्ट पॉलिटिक्स. उसके बाद जो कास्ट पॉलिटिक्स उभर के आई, अब वो चीज देखते हैं. द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मंडल कमीशन रिकमेंडेशंस इन द 1990s स्ट्रेंथन ओबीसी पॉलिटिक्स एंड इंक्रीज्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स. कास्ट बिकम अ मेजर फैक्टर इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. जब मंडल कमीशन इंट्रोड्यूस हुआ, है ना, उसके इम्प्लीमेंट किया गया, और उसके बाद 1990s में ओबीसी पॉलिटिक्स इंक्रीज हो गई उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के लिए, जो भी माइनॉरिटीज हैं उनके राइट्स के लिए पॉलिटिकल पार्टीज आवाज उठाने लग गई. तो उसके बाद जो कास्ट है वो एक बहुत ही ज्यादा मेजर फैक्टर बन गया हमारे पॉलिटिक्स में. नेक्स्ट है लिबरलाइजेशन एंड न्यू पॉलिटिकल इश्यूज. अब लिबरलाइजेशन और न्यू पॉलिटिक्स इश्यूज का क्या रोल है इसमें. Economic reforms initiated in 1991 transformed the political agenda. Issues such as globalization, economic development, welfare schemes and governance gained importance. जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए 1991 में, है ना, आपको पता है कि जो एलपीजी आया था 1991 में, है ना, उसको अडॉप्ट किया गया था. लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन. तो उसके बाद से जो हमारा पॉलिटिकल एजेंडा है वो भी ट्रांसफॉर्म हुआ, है ना. ग्लोबलाइजेशन को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, वेलफेयर स्कीम्स को गवर्नेंस ने ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी स्टार्ट कर दी. फिर है कोलिजन एरा एंड बीजेपी राइज. अब इसके बाद बीजेपी कैसे राइज हुआ और क्या कोलिजन गवर्नमेंट्स बनने लग गई, क्या क्या सीन था इस टाइम पे, वो देखते हैं. फ्रॉम 1989 ऑनवर्ड्स कोलिजन गवर्नमेंट बिकम कॉमन. 1989 के बाद जो कोलिजन गवर्नमेंट है, जो गठबंधन की सरकारें हैं, वो बनना बहुत कॉमन हो गया इंडिया में. द भारतीय जनता पार्टी emerged as a major national party
एंड ग्रेजुअली रिप्लेस्ड कांग्रेस एज द प्रिंसिपल कॉम्पिटिटर एट द नेशनल लेवल। और कुछ ही टाइम पे जो भारतीय जनता पार्टी थी वो एक मेजर नेशनल पार्टी बन के उभरी, और जो हमारी कांग्रेस पार्टी थी इसको एक बहुत ही जोरदार टक्कर देते हुए नेशनल लेवल पे इसको रिप्लेस कर दिया। इंक्रीजिंग रोल ऑफ मीडिया एंड सिविल सोसाइटी, television, social media and civil society organizations have influenced public opinions and increased political awareness. Electoral participation has expanded significantly. जो हमारा रोल, मीडिया का रोल है, टेलीविजन का, सिविल सोसाइटीज का जो रोल है, उससे भी पब्लिक ओपिनियन बहुत ज़्यादा चेंज हुआ, इन्फ्लुएंस हुआ, और पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे नेशनल लेवल पे भी चेंज हो गई। इसका अब कंक्लूजन है, द पोस्ट 1967 period transformed Indian politics from one-party dominance to the competitive multi-party system characterized by coalition politics, regionalism and social mobilization. जो हमारा 1967 के बाद का जो पीरियड था उसमें क्या था कि पहले तो वन पार्टी डोमिनेंस था इंडिया में, है ना, सिर्फ कांग्रेस ही रूल कर रही थी, लेकिन उसके बाद 1967 के बाद एक वन पार्टी डोमिनेंस से हमारा जो कॉम्पिटिटिव मल्टी पार्टी सिस्टम तक ट्रांसफॉर्म हो गया हमारा इंडियन पॉलिटिक्स, और जिसके मेन कैरेक्टर्स क्या थे, कोलिजन पॉलिटिक्स था, रीजनलिज्म था, है ना, और जो भी सोशल मोबिलाइजेशन, जो सोशल ग्रुप्स इन्वॉल्व हो गए पॉलिटिक्स में, ये सब चीज़ों की वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। दीज डेवलपमेंट्स डिपेंड डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन एंड स्ट्रेंथन इंडियन फेडरलिज्म। ये सब डेवलपमेंट्स जो भी ये ट्रांसफॉर्मेशन हुए इंडियन पॉलिटिक्स में, इससे क्या हुआ कि हमारा डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन प्रमोट हुआ और हमारे इंडियन फेडरलिज्म को भी स्ट्रेंथन बहुत मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया। पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट समझना है हमें इसमें कि क्या होता है। द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट एग्जामिन्स द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, इसमें हम रिलेशनशिप समझते हैं पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में, कि इंडिया में पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में क्या रिलेशन है वो समझेंगे हम इसमें। इन इंडिया डेवलपमेंट पॉलिसीज हैव बीन शेप्ड बाय स्टेट इंस्टीट्यूशंस, सोशल फोर्सेस एंड ग्लोबल इकोनॉमिक चेंजेस। जो हमारा इंडिया में जो पॉलिटिक्स पॉलिसीज बनती हैं, है ना, जो भी डेवलपमेंट पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है वो स्टेट के इंस्टीट्यूशन से शेप की जाती है, सोशल फोर्सेस से, जो भी सोसाइटी में जो भी चीज़ें चल रही हैं, जिस चीज़ की डिमांड है, जिस चीज़ की नीड लोगों को ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग वो पॉलिसीज बनाई जाती है। प्लानिंग एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। After independence, India adopted a mixed economy model with emphasis on planning. The state played a dominant role in industrialization, infrastructure development and social welfare. इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडिया है, इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया, मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट किया, है ना। किस चीज़ के ऊपर बेस्ड था ये, मतलब इसमें हमने इसका जो मेन रोल था क्या था कि ये इंडस्ट्रियलाइजेशन पे भी फोकस करेगा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे भी फोकस करेगा, और ये सोशल वेलफेयर पे भी फोकस करेगा। ये किसी एक को वो नहीं कर रहा, प्रमोट नहीं कर रहा, ये सारी चीजों को साथ में डेवलप करने की बात कर रहा है। अचीवमेंट्स, ग्रीन रेवोल्यूशन इंक्रीज्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फूड सिक्योरिटी। अब क्या क्या चीजें करी इन्होंने इस चीज के लिए, इन सेक्टर्स में, है ना। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ा, फूड सिक्योरिटी बढ़ी। इंडस्ट्रियल ग्रोथ से क्या हुआ, मैन्युफैक्चर, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बढ़े, पॉवर्टी लेवल डिक्लाइन हुआ, मतलब पॉवर्टी इंडिया में कम होने लग गई। एजुकेशन, हेल्थ एंड कम्युनिकेशन सेक्टर्स इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली। जो हमारा एजुकेशन है, जो हेल्थ है, जो कम्युनिकेशन सेक्टर्स है, ये भी इम्प्रूव करने लग गए। लिबरलाइजेशन आफ्टर 1991 एक्सेलरेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंटीग्रेशन विद द ग्लोबल इकोनॉमी। और जब 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमने अडॉप्ट किया, है ना, ये पॉलिसी हमने अडॉप्ट करी, तो उसके बाद जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ग्लोबल इकोनॉमी से कनेक्टेड हो गया, है ना, ग्लोबल इकोनॉमी से कनेक्ट हो गया। अब इसमें रोल क्या था हमारे स्टेट का, द इंडियन स्टेट प्लेड एन एक्टिव रोल इन प्रमोटिंग डेवलपमेंट थ्रू 5-year प्लान्स, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड इसमें हमारा मतलब कि गवर्नमेंट का क्या रोल था इसमें, है ना, गवर्नमेंट का क्या रोल था हमारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में। द इंडियन स्टेट प्लेड एन एक्टिव रोल इन प्रमोटिंग डेवलपमेंट थ्रू 5-year प्लान्स। जो इंडिया है, इंडियन स्टेट है, मतलब जो भी गवर्नमेंट है हमारी, उसने बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले किया डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। 5-year प्लान्स बनाए, पब्लिक सेक्टर्स को प्रमोट किया, उनके वेलफेयर प्रोग्राम्स बनाए बहुत सारे, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को भी
अकाउंटेबिलिटी दी, उनको पॉपुलर पार्टिसिपेशन मिला, है ना, इन सब चीज़ों पे फोकस किया. लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. Economic reforms initiated in 1991 shifted the economy towards market-oriented policies. जब लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हमने अडॉप्ट किया तो उसके बाद जो हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं वो शिफ्ट हो गए मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसीज की तरफ. क्रिटिकल इश्यूज. अब इसके क्रिटिकल इश्यूज क्या है? Persistent poverty and inequality. Despite high growth rates, benefits have not been equally distributed. Large sections of the population continue to face poverty and unemployment. अब इसके बाद भी क्या प्रॉब्लम्स रहे थे, है ना, इसके बाद भी क्या प्रॉब्लम्स रहे थे, इन सब इतने चेंजेस के बाद, इतने इम्प्रूवमेंट के बाद भी, वर्क करने के बाद भी कुछ पॉवर्टी रह गई थी, कहीं इनइक्वालिटीज रह गई थी, है ना. हाई रेट ग्रोथ तो हुआ था, कुछ रेट तक ग्रोथ हुआ था, लेकिन उसके बाद भी जो बेनिफिट्स थे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुए थे, है ना. बहुत सारा जो सेक्शन था लोगों का वो वीकर सेक्शन बन गया था. पॉवर्टी थी वहां पे, उनको अभी भी पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को फेस करना पड़ रहा था. रीजनल इम्बैलेंसेस. स्टेट्स सच एज महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु हैव प्रोग्रेस्ड रैपिडली while बिहार एंड सम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लैग बिहाइंड. रीजनल इम्बैलेंस हुआ मतलब कुछ रीजन्स में ग्रोथ हुई, डेवलपमेंट हुआ, लेकिन कुछ रीजन्स अभी भी पिछड़े रह गए. जैसे कि जो महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स हैं ये तो बहुत जल्दी ग्रो कर गए, डेवलप हो गए, लेकिन कुछ स्टेट्स जैसे बिहार और कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स थे वो पीछे रह गए. एग्रेरियन क्राइसिस. अब एग्रेरियन क्राइसिस क्या क्या आए थे? फार्मर्स फेस इंडेप्टनेस, डिक्लाइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड इनएडिक्वेट इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट लीडिंग टू रिकरिंग एग्रेरियन डिस्ट्रेस. अब जो फार्मर्स थे वो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, है ना, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो जा रहा था, प्रॉफिट ज़्यादा हो नहीं रहा था उनके फार्मिंग से, तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस, एग्रेरियन क्राइसिस हुए थे. करप्शन और गवर्नेंस से भी प्रॉब्लम्स हुई थी. ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी, करप्शन एंड वीक इम्प्लीमेंटेशंस हैव रिड्यूस्ड द इफेक्टिवनेस ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स थे वो अगर करप्शन होगा गवर्नमेंट में तो वो कैसे इम्प्लीमेंट हो पाएंगे अच्छे से, है ना. तो ये भी चीज़ें उनको पीछे खींचती हैं डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट होने में. Environmental concerns. Rapid industrialization and urbanization have created ecological challenges and issues of sustainable development. जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुए, अर्बनाइजेशन हुआ, है ना, तो इससे क्या हुआ, हमारे इकोसिस्टम पे भी इफेक्ट पड़ा, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े इकोलॉजिकली इकोसिस्टम को, और हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे इश्यूज इंक्रीज हो गए. ह्यूमन डेवलपमेंट चैलेंज. India still faces problems relating to healthcare, education and nutrition. Human development indicators remain uneven across states and social groups. हमारा जो इंडिया है वो आज के टाइम पे भी इतने ज़्यादा लेवल पे हेल्थ केयर और एजुकेशन और न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है ना. फिर है कंक्लूजन. इंडियाज पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट. India's political economy of development has achieved considerable economic progress and democratic stability. कुछ हद तक हमारे जो इंडिया का जो पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट है इसने कुछ हद तक स्टेबिलिटी और प्रोग्रेस किया है, लेकिन फिर भी जो चैलेंजेस हैं जैसे कि इनइक्वालिटी है ना, डिस्क्रिमिनेशन है, पॉवर्टी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इन सब चीज़ों को और ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए. एक कंटिन्यू डिमांड करते हैं हमें एफर्ट्स की, ये है ना, और पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज़ की, मतलब जिस ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएं जिससे लोगों का फ़ायदा हो, लोगों का वेलफेयर हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी? एनालाइज द फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडिया. इंट्रोडक्शन. पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी मीन रेफर्स टू द सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी क्या होता है कि जो सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी हो वो पार्लियामेंट हो. इन इंडिया हाउएवर पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी इज लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुडिशियल रिव्यू. मतलब कि जो इंडिया का जो हमारा सिस्टम है ना, जो लॉ मेकिंग सिस्टम है, जो भी गवर्नेंस का सिस्टम है, ये कैसा है कि हमारा पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी को ये थोड़ा सा लिमिट करता है. मतलब पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है हमारे इंडिया में, उसको कौन लिमिट करता है? कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशियल रिव्यू. देयरफॉर इंडिया फॉलोज अ सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी. तो फिर इंडिया में किस चीज़ की सुप्रीमेसी है? कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है ना. इंडिया में पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है. पार्लियामेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन को ही फॉलो करता है. कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट्स. द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल एंड राज्यसभा काउंसिल ऑफ द स्टेट्स.
लेजिस्लेटिव फंक्शंस क्या है हमारे पार्लियामेंट के? पार्लियामेंट मेक्स लॉज ऑन सब्जेक्ट्स अंडर विच कम्स अंडर यूनियन लिस्ट। ठीक है, पार्लियामेंट किन पे लॉज बनाता है? यूनियन लिस्ट पे और कॉन्करेंट लिस्ट पे। बिल्स आर डिस्कस्ड एंड पास्ड बाय बोथ द हाउसेस बिफोर रिसीविंग प्रेसिडेंशियल एसेंट। मतलब कि कोई भी बिल पास होने से पहले पार्लियामेंट में पहले दोनों हाउस, मतलब पहले लोकसभा से भी पास होता है वो बिल और राज्यसभा से भी पास होता है, उसके बाद वो प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए जाता है। फाइनेंशियल फंक्शंस, पार्लियामेंट कंट्रोल्स public finance, the union budget and money bills are introduced in the Lok Sabha and require parliamentary approval। जो भी हमारे जो बिल्स होते हैं, यूनियन बजट होता है, मनी बिल्स होते हैं, है ना, ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं और वहां पे अप्रूवल, पार्लियामेंट्री अप्रूवल वहां पे जरूरी होता है। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो क्या है? वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल थ्रू, जो पार्लियामेंट है वो किन चीजों के थ्रू, किन रूल्स के थ्रू वो अपना कंट्रोल बनाए रखता है वहां के मिनिस्टर्स पे, काउंसिल्स पे, है ना। क्वेश्चन आवर, जीरो आवर, एडजर्नमेंट मोशंस, नो कॉन्फिडेंस मोशंस, पार्लियामेंट्री कमिटी। डेलिबरेटिव फंक्शंस क्या है अब इसके? डेलिबरेटिव फंक्शंस क्या है अब इसके? पार्लियामेंट सर्व्स एज अ फोरम फॉर डिबेट एंड डिस्कशन ऑन नेशनल इश्यूज। जो पार्लियामेंट है वो एक फोरम की तरह सर्व करता है अपने आप को, जहां पे नेशनल इश्यूज पे डिबेट्स होते हैं और उन पे डिस्कशंस होते हैं। मेंबर्स रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ सिटीजंस एंड एक्सप्रेस पब्लिक ओपिनियंस। जो भी मेंबर्स हैं हमारे पार्लियामेंट के, वो वहां पे लोगों के इंटरेस्ट को, मतलब लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, उनकी क्या नीड्स हैं, है ना, उनकी क्या ओपिनियंस है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्टोरल फंक्शंस, पार्लियामेंट पार्टिसिपेट्स इन द इलेक्शन of the president and vice president and has the power to impeach constitutional authorities। जो इलेक्टोरल फंक्शंस है वो, मतलब पार्लियामेंट के क्या इलेक्टोरल फंक्शंस हैं, मतलब इलेक्शंस के टाइम पे जो पार्लियामेंट है वो कैसे, क्या रोल प्ले करता है। पार्लियामेंट पार्टिसिपेट्स इन द इलेक्शन। ठीक है, जो पार्लियामेंट है वो पार्टिसिपेट करता है किनके इलेक्शंस में? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के, है ना, और उनके पावर को इम्पीच भी कर सकता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज के थ्रू। लिमिटेशंस ऑन पार्लियामेंट्री सोवर्निटी। अब पार्लियामेंट्री सोवर्निटी पे क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं? सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कैसे कैसे हमारे जो पार्लियामेंट है उस पर कैसे उनकी राइट्स को कैसे लिमिट किया गया है। तो फर्स्ट है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि हमारे इंडिया में जो सुप्रीम है वो पार्लियामेंट नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसी के हिसाब से फर्स्ट तो यही हो गया, है ना। सेकेंड है फेडरल डिविजन ऑफ पावर्स, और उसके बाद जो पार्लियामेंट की पावर्स है वो भी डिवाइडेड है। जुडिशियल रिव्यू भी होता है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू पार्लियामेंट के हर एक डिसीजन पे, है ना। फंडामेंटल राइट्स, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है, चैलेंजेस इन पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग है, बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं पार्लियामेंट के फंक्शंस को फुलफिल करने के लिए। फ्रीक्वेंट डिसरप्शंस एंड डिक्लाइनिंग सिटिंग्स भी होती है। एक्सेसिव यूज ऑफ ऑर्डिनेंस, ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ पार्टी विप्स, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, वीकनिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री डिबेट्स। अब इन चीजों के लिए क्या रिफॉर्म्स सजेस्ट किए गए हैं? स्ट्रेंथनिंग कमिटी सिस्टम, कुछ कमिटी सिस्टम्स बनाए जाएं जिससे इन सब चीजों पे कंट्रोल किया जा सके, जो भी इल फैक्टर्स हैं हमारे पार्लियामेंट में। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सिटिंग्स, जो सिटिंग्स हैं नंबर, जो भी जितनी भी सिटिंग्स होती हैं उसके नंबर्स को इंक्रीज किया जाए, है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल पाए लोगों को अपने भी जो भी सिटीजन्स हैं उनके इश्यूज पे डिस्कशंस करने का, उन पे वर्क करने का। इंश्योरिंग एथिकल कंडक्ट अमंग मेंबर्स, ठीक है। ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, मतलब कि जो भी पार्लियामेंट में डिस्कशंस या डिबेट्स हो रहे हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वे में आने चाहिए लोगों के सामने, सिटीजन्स के सामने, और उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। कंक्लूजन, द इंडियन पार्लियामेंट ऑक्यूपाइज अ सेंट्रल position in the democratic system. Though parliament possess extensive powers, these are the subjects to constitutional limitations। जो इंडियन पार्लियामेंट है वो एक सेंट्रल पोजीशन एक्वायर करता है हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में, लेकिन फिर भी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट की पावर्स को एक हद तक लिमिट कर देता है ना, बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव पावर्स भी नहीं होती है उनके पास। effective functions of parliament is essential for strengthening democratic governance and ensuring accountability। जो इफेक्टिव फंक्शनिंग है पार्लियामेंट की वो जरूरी है, क्यों? ताकि हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है उसको एक अकाउंटेबिलिटी मिल सके और उसमें एक स्ट्रेंथनिंग आ सके, है ना, डेमोक्रेसी को और ज्यादा प्रमोट किया जा सके। क्वेश्चन 5, द क्लासिकल थ्योरी
सेज दैट मिलिट्री हैज नो रोल इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। एनालाइज, अब इसको हमें एनालाइज करना है कि जो क्लासिकल थ्योरी है वो उसका क्या कहता है कि जो मिलिट्री है उसका कोई रोल ही नहीं है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में। तो इसको हमें एनालाइज करना है कि है या नहीं है रोल, और है तो क्या रोल है या जो भी है। इंट्रोडक्शन। क्लासिकल डेमोक्रेटिक थ्योरी एम्फसाइज सिविलियन सुप्रीमेसी एंड मेंटेन्स दैट द मिलिट्री शुड रिमेन पॉलिटिकली न्यूट्रल। The armed forces are expected to defend the nation and stay away from the political decision making. अब डेमोक्रेटिक कंट्रीज के लिए जो क्लासिकल डेमोक्रेटिक थ्योरी है वो कहता है कि जो सिविलियन वहाँ का जो सिस्टम होना चाहिए वो सिविलियन सुप्रीमेसी होना चाहिए, ना कि मिलिट्री सुप्रीमेसी, है ना। और जो भी वहाँ की आर्म्ड फोर्सेस हो वो सिर्फ नेशन को प्रोटेक्ट करे, वो स्टेट्स जो नेशन के अंदर जो भी पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग हो रही है उसमें इंटरफेयर ना करे, उन चीज़ों से वो दूर रहे। Classical theory of civil military relations. According to classical theorists, democracy requires elected representatives to exercise control over the armed forces. जो classical theorist हैं उनके अकॉर्डिंग जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए जो कि आर्म्ड फोर्सेस को कंट्रोल करें, है ना। जब द मिलिट्री शुड नॉट इंटरफेयर इन गवर्नेंस बिकॉज पॉलिटिकल अथॉरिटी डिराइव्स फ्रॉम द कंसेंट ऑफ द पीपल। ये कहते हैं कि जो मिलिट्री है उसको गवर्नेंस में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी पॉलिटिकल अथॉरिटी है, जो भी वहाँ डिसीजन मेकिंग कर रहा है पॉलिटिक्स में, वो पीपल के कंसेंट से ही तो बना है। ये कहते हैं ये क्लासिकल थ्योरिस्ट। अब रीजन फॉर सेपरेशन, प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। अब देखो कि जो प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, रीजन फॉर सेपरेशन क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। मिलिट्री इंटरवेंशंस, इनको सेपरेट रखने का क्या रीजन दिया है इन्होंने। प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, मिलिट्री इंटरवेंशंस में अंडरमाइन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एंड सिविल लिबर्टीज। अगर मिलिट्री इंटरवेंशन करेगा पॉलिटिक्स में, है ना, वहाँ के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में, तो उससे क्या होगा कि जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी सिविल लिबर्टी है, लोगों की लिबर्टी है, वो खतरे में आ जाएगी, है ना। देयरफॉर इलेक्टेड गवर्नमेंट मस्ट रिमेन सुप्रीम। इसलिए ये कहते हैं कि जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो सुप्रीम होनी चाहिए, ना कि मिलिट्री सुप्रीम होनी चाहिए वहाँ की। प्रोफेशनलिज्म ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। The military is a specialized institution responsible for national security. Political involvement may weaken its professionalism and discipline. जो प्रोफेशनलिज्म है हमारे आर्म्ड फोर्सेस का, है ना, ये कहते हैं जो क्लासिकल थ्योरिस्ट हैं, ये कहते हैं कि अगर मिलिट्री जो है हमारी वो क्या किस लिए बनाई गई है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए बनाई गई है, लेकिन अगर वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने लगेगी तो वो उसका जो प्रोफेशनलिज्म है, उसका जो मेन एजेंडा है नेशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का कंट्री को, वो कहीं ना कहीं वीक हो जाएगा और वो अपने डिसिप्लिन से भी हट जाएंगे। प्रिवेंशन ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म। हिस्ट्री शोज दैट मिलिट्री कूप्स ऑफन लीड टू अथॉरिटेरियन रूल, हेंस डेमोक्रेटिक सिस्टम इंसिस्ट अपॉन सिविलियन कंट्रोल्स। तो और क्या बोलते हैं वो कि अगर मिलिट्री पॉलिटिक्स से दूर रहेगा, है ना, तो उससे क्या होगा कि जो अथॉरिटेरियन रूल बनने का जो खतरा रहता है एक, वो भी नहीं रहेगा कंट्री के ऊपर, है ना। क्योंकि जो हिस्ट्री से हम देखते आ रहे हैं कि जब भी मिलिट्री, जैसे पाकिस्तान में भी होता है ना, कि मिलिट्री जो है वो अथॉरिटेरियन रूल ऑक्यूपाई कर लेता है अपनी सरकार के ऊपर, है ना, तो वो उस चीज को भी प्रिवेंट करता है। डेमोक्रेटिक सिस्टम इंसिस्ट अपॉन सिविलियन कंट्रोल्स। क्रिटिसिज्म ऑफ द क्लासिकल व्यू। अब क्लासिकल व्यू को भी क्रिटिसाइज किया गया है। किस तरीके से क्रिटिसाइज किया गया है? मॉडर्न स्कॉलर्स आर्ग्यू दैट, जो आज के जो मॉडर्न स्कॉलर्स हैं ये क्लासिकल व्यूज को, जो भी अभी हमने पढ़ा है व्यूज, उसको ये क्रिटिसाइज करते हैं। और कैसे करते हैं? वो कहते हैं कि द मिलिट्री कैन नॉट रिमेन एंटायरली डिटैच्ड फ्रॉम पॉलिटिक्स, इट इन्फ्लुएंस पॉलिसी इन एरियाज सच एज। जो मॉडर्न स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि जो मिलिट्री है उसको आप पूरी तरीके से पॉलिटिक्स से डिटैच नहीं कर सकते, वो कुछ हद तक पॉलिसीज को भी इन्फ्लुएंस करती है। और किस तरीके से करती है? नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस प्लानिंग, फॉरेन पॉलिसीज, डिजास्टर मैनेजमेंट्स, इंटरनल सिक्योरिटी ऑपरेशंस और मिलिट्री इंटरवेंशंस जो भी डेवलपिंग कंट्रीज में होती आ रही हैं, इन सब के थ्रू वो पॉलिसीज को भी इन्फ्लुएंस करती है। इन मेनी कंट्रीज ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, वीक इंस्टीट्यूशंस हैव एनेबल्ड मिलिट्री टेक ओवर्स। जो भी कंट्रीज रही हैं एशिया में, बहुत सारी अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, जो भी यहाँ पे वीक इंस्टीट्यूशंस रहे हैं, उनकी वजह से ही मिलिट्री टेक ओवर करती है वहां पे, ना कि अपने आप करती है। ठीक है। म्यांमार एंड सेवरल अफ्रीकन कंट्रीज हैव विटनेस्ड रिपीटेड मिलिट्री इंटरवेंशंस। पाकिस्तान और म्यांमार जैसी कंट्रीज में
बहुत बार मिलिट्री इंटरवेंशंस हुए हैं, मतलब बहुत बार वहाँ की जो मिलिट्री है जिसका काम सिर्फ नेशन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, वो वहाँ की गवर्नमेंट पे ऑक्यूपाई कर लेती है ना, वहाँ की गवर्नमेंट पे अपना अथॉरिटेरियन रूल बना लेती है। इंडियन एक्सपीरियंस, अब इस चीज से रिलेटेड इंडिया का क्या एक्सपीरियंस रहा है। इंडिया रिप्रेजेंट्स अ सक्सेसफुल एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेटिक सिविल मिलिट्री रिलेशंस सिंस इंडिपेंडेंस। The armed forces have remained under civilian authorities. No military coup has occurred. Professionalism and constitutional values have been maintained. तो इंडिया का इस चीज़ में ये एक्सपीरियंस रहा है कि कोई भी मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम से आज तक कोई भी ऐसा मिलिट्री कूप या मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं हुआ कि गवर्नमेंट के ऊपर मिलिट्री ने वो कर दिया है, ऑक्यूपाई कर लिया है, अथॉरिटेरियन रूल बना लिया है ना। जो भी हमारा जो मिलिट्री और सिविल अथॉरिटीज के बीच में जो एक मेंटेन डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए, जो एक प्रॉपर हेल्दी रिलेशन होना चाहिए, वो मेंटेन रहा है। जो प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का, वो मेंटेन करके रखा गया है। द मिलिट्री प्लेज एन एडवाइजरी रोल इन डिफेंस मैटर्स विदाउट इंटरफेयरिंग इन पॉलिटिक्स। जो मिलिट्री है वो एक एडवाइजरी रोल डिफेंस में प्ले करता है बिना पॉलिटिक्स में इंटरफेयर किए। इसका कंक्लूजन है, द क्लासिकल थ्योरी राइटली एम्फेसाइज सिविलियन सुप्रीमेसी एज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। जो क्लासिकल थ्योरिस्ट हैं वो कहते हैं कि जो सिविलियंस हैं वो सुप्रीम होने चाहिए, लेकिन जो मिलिट्री कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो भी तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, पॉलिसी फॉर्मुलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इट्स डायरेक्ट इंटरवेंशन इन पॉलिटिक्स थ्रेटन्स डेमोक्रेटिक वैल्यूज। India's experience demonstrate that strong institutions and professional armed forces can ensure stable civil military relations within a democratic framework। ठीक है, तो जो क्लासिकल थ्योरिस्ट हैं वो कहते हैं कि सिविलियंस को सुप्रीम होना चाहिए, मतलब जो भी वहाँ की गवर्नमेंट है, जो वहाँ का अथॉरिटी जो भी रूल कर रहे हैं, जो स्टेट है, वो वहाँ का सुप्रीम होना चाहिए, ना कि मिलिट्री, है ना। लेकिन जो इंडिया का जो एक्सपीरियंस है, इंडिया का एक्सपीरियंस क्या है कि अगर यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस, यहाँ के प्रोफेशनल आर्म्ड फोर्सेस बिल्कुल प्रोफेशनल हो और प्रॉपरली उनके लिए रूल्स कॉन्स्टिट्यूशनल सब कुछ मेंटेन्ड हो, तो एक स्टेबल सिविल और मिलिट्री रिलेशन बनाया रखे जा सकता है डेमोक्रेटिक कंट्री में भी। तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट सेक्शन खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब पॉलिटिहॉलिक फॉर मोर डिटेल्ड यूनिट वाइज वीडियोज of political science focusing IGNOU, SOL, DU, BA, MA, and join the Telegram channel given in YouTube channel description for notes and PDFs.